हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने महत्वपूर्ण टॉपिक भूकंप के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भूकंप और उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए भूकंप के बारे में। दोस्तों देखिए, भूकंप क्या है और भूकंप क्यों आता है और इससे किस तरह के प्रश्न बनते हैं, हम इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, भूकंप आने का जो मेन रीज़न है वो है टेक्टोनिक घटनाएं। देखिए, जब भी कोई एक प्लेट दूसरी प्लेट से जाकर के टकराती है तो उनके टकरा जाने के कारण से एक अंतर्जात बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण से भूकंप उत्पन्न होता है। दोस्तों, भूकंप आने के और अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि यदि अगर केंद्रीय भेदन ज्वालामुखी फटता है तो वह आसपास के क्षेत्रों में भूकंप का कारण भी हो सकता है। दोस्तों, भूकंप की इस घटना के समय कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको पता होने चाहिए। देखिए, जैसे भूकंप जिस स्थान से उत्पन्न होता है दोस्तों, उसे हम भूकंप का केंद्र कहते हैं। ठीक भूकंप के झटके को जहां पर सबसे पहले महसूस किया जाता है दोस्तों, इसे हम एपी सेंटर या फिर भूकंप अधिकेंद्र के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, भूकंप केंद्र से 3 प्रकार की अलग अलग तरंगे निकल करके स्थानों की ओर दौड़ती हैं। तो देखिए, इन्हें हम PSL के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, PSL तरंगों में सबसे पहले जो तरंगे धरातल पर पहुंचती हैं वे होती हैं पी तरंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचने वाली जो पी तरंगे हैं, ये पृथ्वी पर सबसे पहला भूकंपीय झटका महसूस कराती हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो तीनों प्रकार की PSL तरंगे हैं, ये सभी तरंगे एक साथ संचरण नहीं करती हैं। दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का यदि अगर आपको पता है तो देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को दोस्तों हम 3 भागों में बांटते हैं। देखिए, सबसे ऊपरी भाग को हम क्रस्ट के नाम से, मध्यवर्ती भाग को हम प्रवार के नाम से और केंद्र के भाग को हम क्रोड के नाम से दोस्तों पुकारते हैं। तो देखिए, अगर हम एस तरंगों की बात करें तो ये प्रवार वाले क्षेत्र में संचरण नहीं करती हैं, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी का ये ऐसा भाग है जो कि तरीलीय अवस्था में है और एस तरंगे तरल अवस्था में संचरण नहीं करती हैं। चलिए दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भूकंपीय तरंगे ये किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको प्रोफेसर रीड के द्वारा प्रत्यास्था पुनर्चलन सिद्धांत के विषय में भी पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, प्रत्यास्था पुनर्चलन सिद्धांत क्या है? प्रत्येक चट्टान में तनाव सहन करने की एक क्षमता होती है। उसके पश्चात यदि तनाव बल और अधिक हो जाए तो चट्टान टूट जाती है तथा टूटा हुआ भाग पुनः अपने स्थान पर वापस आ जाता है। तो दोस्तों देखिए, इलास्टिसिटी या फिर प्रत्यास्था आपको पता ही है कि यदि अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल लगता है तो वह अपनी आकृति को परिवर्तित करती है, किंतु बल हट जाने के बाद वह वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। इसी को हम प्रत्यास्था के नाम से पुकारते हैं। और प्रोफेसर रीड ने भूकंप के ऊपर अपना ये महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था दोस्तों। तो दोस्तों, बेसिक नॉलेज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। यदि दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी पर अभी नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सकें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, इन्हें हम सुनामी के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों चलिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सुनामी जो शब्द है ये किस देश का शब्द है। तो हमारा नया प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए, भूकंप दोस्तों इसका मुख्य कारण है। हमारा नया प्रश्न है, विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? तो दोस्तों ये सबसे अधिक देखे जाते हैं परिप्रशांत महासागरीय पेटी के अंतर्गत। दोस्तों देखिए, परिप्रशांत महासागरीय पेटी के अंतर्गत क्योंकि सबसे ज़्यादा
सक्रिय ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं और उस कारण से भी देखिए भूकंप यहाँ पर हर समय देखे जाते हैं। चलिए दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भूकंपों का देश किसे कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि रिंग ऑफ फायर घटना को कहाँ देखा जाता है। तो दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इन्हें हम सुनामी के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अब तक की सबसे बड़ी सुनामी किस वर्ष आई थी। नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है। तो दोस्तों धरातलीय घटना सुनामी नहीं है, क्योंकि ये एक जलीय घटना है। देखिए सुनामी में होता क्या है, भूकंप आ जाने के कारण से दोस्तों समुद्र का जो जल है वो तटों की ओर दौड़ता है। इसी घटना को हम दोस्तों सुनामी के नाम से पुकारते हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अनुन्मय प्राकृतिक आपदा है। तो दोस्तों देखिए अनुन्मय के नाम से हम पुकारते हैं उस घटना को जिसका अनुमान न किया जा सके। तो देखिए इसमें भूकंप का अनुमान पूर्ववर्ती नहीं किया जा सकता है। यदि अगर भूकंप आता है तो दोस्तों इसका तत्काल ही पता लग पाता है, इसका पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है। तो दोस्तों इसमें हमारा सही आंसर है एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का आगमन। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्तमान समय में हमारे पृथ्वी पर बड़ी प्लेटों और छोटी प्लेटों की संख्या कितनी है। तो हमारा नया प्रश्न है, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से पुकारा जाता है। तो दोस्तों इन्हें हम सुनामी के नाम से पुकारते हैं। हमारा नया प्रश्न है, सिज्मोग्राफी किसका विज्ञान है। तो देखिए सिज्मोग्राफी ये भूकंप से संबंधित विज्ञान को हम कहते हैं। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ज्वालामुखी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। हमारा नया प्रश्न है, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे हम सम भूकंपीय रेखा के नाम से पुकारते हैं। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सह भूकंपीय रेखा क्या होती हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो देखिए ये जो शब्द है वो जापानी भाषा का शब्द है। तो दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं। तो दोस्तों ये जो नाम है वो जापान के द्वारा उत्पन्न किया गया है। तरल पदार्थ से होकर न गुजरने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है। तो देखिए दोस्तों ऐसे जो तरंगे हैं ये तरल पदार्थों से होकर के नहीं गुजरती हैं। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वह कौन सा कारण है कि जिस कारण से ऐसे तरंगे तरल पदार्थों से होकर के नहीं गुजरती हैं। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो देखिए भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए दोस्तों रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। चलिए आप मुझे बताइए दोस्तों कि मर्केली पैमाने का प्रयोग और एमएमएस पैमाने का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। सिज्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है। तो देखिए भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए सिज्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। दोस्तों भूकंप को मापने के जितने भी पैमाने हैं उन सभी को हम सिज्मोग्राफ के नाम से पुकारते हैं। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो देखिए ये जो व्याख्या करता है वो भूकंप की व्याख्या करता है। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो प्रोफेसर रीड के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं। तो इसका सही आंसर है दीर्घ पृष्ठीय भूकंपीय तरंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों, दिए गए सभी कथनों में से हमारा सी कथन सही नहीं है। देखिए, समभूकंपीय जो रेखाएं हैं, इनकी जो आकृति है वह नियमित नहीं होती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमारा अंतिम प्रश्न है, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसे हम दोस्तों भूकंप केंद्र के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों चलिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भूकंप का सबसे पहला झटका किस स्थान पर महसूस किया जाता है? दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।